नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार 6 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। आपको बता दें कि ये 508 रेलवे स्टेशन 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हैं। ये कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। पीएम ने कहा कि 9 अगस्त को ऐतिहासिक क्विट इंडिया की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी ने मंत्र दिया था और क्विट इंडिया मूवमेंट ने स्वतंत्रता की तरफ भारत के कदमों में ऊर्जा पैदा कर दी थी। इसी से प्रेरित होकर आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। चारों तरफ एक ही गूंज है, करप्शन क्विट इंडिया यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, डायनेस्टी क्विट इंडिया यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो, अपीसमेंट क्विट इंडिया यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भी हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष पुराने ढर्रे पर अड़ा हुआ है, ना तो खुद कुछ करेंगे और ना ही कुछ करने देंगे। पीएम ने कहा कि लेकिन हम पार्टी से ऊपर उठकर विकास के लिए काम कर रहे हैं और 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को रेलवे में नौकरी मिली है। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। दरअसल खबर है कि शरद पवार के करीबी जयंत पाटिल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की मुलाकात आज रविवार 6 अगस्त को सुबह पुणे के एक 5 स्टार होटल में हुई। वहीं अब एनसीपी नेता जयंत पाटिल की अमित शाह से मुलाकात की खबर के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मची हुई है और अटकलें लगाई जा रही हैं कि जयंत पाटिल जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें कि जयंत पाटिल को शरद पवार का करीबी माना जाता है और एनसीपी में अजीत पवार के नेतृत्व में हुई बगावत के समय उन्होंने शरद पवार का साथ दिया था। गौरतलब है कि एनसीपी नेता अजीत पवार पिछले महीने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत कर पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की सरकार में शामिल हो गए थे। उनके साथ प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे नेता भी शामिल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रविवार 6 अगस्त को पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में एनसीपी नेता अजीत पवार को लेकर कहा कि आपने यहाँ आने में बहुत देर कर दी, आपके लिए यह जगह सही है। इसके साथ ही उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनने के लिए बधाई दी। बता दें, इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद रहे। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि मैं पहली बार अजीत पवार के साथ मंच पर बैठा हूं। अजीत पवार अभी सही जगह और योग्य जगह पर बैठे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि यहाँ आने में अजीत पवार आपने काफी लेट किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल सेशन कोर्ट ने मानहानि से जुड़े एक मामले में उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेशन कोर्ट ने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट द्वारा जारी समन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया और ये मुकदमा पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के आरोप में दायर किया गया। इसके चलते मामले में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को 11 अगस्त को अदालत में हाजिर होने का समन जारी किया था। वहीं इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी की ओर से सेशन कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, जिसे कल शनिवार 5 अगस्त को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल सुनवाई से पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। गौरतलब है कि दिल्ली सीएम ने पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने की मांग की थी। इस मामले में केंद्रीय सूचना आयुक्त ने गुजरात यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। वहीं आदेश के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में अपील की थी और गुजरात हाईकोर्ट ने 31 मार्च को केंद्रीय सूचना आयुक्त के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद केजरीवाल ने डिग्री ना दिखाए जाने को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला था और ट्वीट कर लिखा था कि क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़े हैं। कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया, क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और हाल ही में एनडीए में शामिल हुए चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार को विपक्षी गुट का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया था, लेकिन अब उनका रोल कम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अन्य विपक्षी नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, लेकिन इस ग्रैंड अलायंस के नेता अब बैक बेंचर बनकर रह गए हैं। दरअसल चिराग पासवान का ये बयान राहुल गांधी और आरजेडी प्रमुख लालू यादव की दिल्ली में डिनर पर हुई मुलाकात के कुछ दिनों बाद आया है। चिराग पासवान ने इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान कहा कि नीतीश कुमार को सभी विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाने और एकजुटता बनाने की भूमिका दी गई थी,
लेकिन अब वह तीसरी या चौथी पंक्ति में भी नहीं दिखते। इसके अलावा जब वह विपक्ष की बैठक के लिए बेंगलुरु गए तो उनकी तस्वीर पोस्टर से गायब थी। इसके बजाय नीतीश कुमार पर निशाना साधने वाले पोस्टर शहर में देखे गए थे। उन्होंने आगे कहा कि इन पोस्टरों ने बिहार को शर्मसार कर दिया है। राज्य में नवनिर्मित पुल ढह रहे हैं और नीतीश कुमार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी निशाने पर लिया। उन्होंने रविवार 6 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मणिपुर के मुद्दे पर कहा कि अगर हम विरोध कर रहे हैं तो कोई ना कोई कारण होगा। आज मणिपुर की बात क्यों नहीं होती? मणिपुर में क्या हो रहा है? आपके पास पूरी आर्मी, गवर्नर, सरकार, पैरामिलिट्री फोर्स, सब कुछ तो है। वहीं पीएम मोदी को लेकर उन्होंने कहा कि जो काम कर रहा है वो जनता को दिख जाएगा और अंत में फैसला जनता के हाथ में है। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह जितना भी प्रलोभन दे दें, झूठी घोषणाएं कर ले, लेकिन आम जनता समझ गई है कि 4 महीने पहले ही उनको ये सब सूझता है। ये चुनाव पार्टी का नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य का है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने बिजली के मुद्दे पर भी शिवराज सरकार को घेरते हुए ट्वीट कर लिखा कि डबल इंजन की बीजेपी सरकार ने पहले से ही महंगाई से त्रस्त मध्य प्रदेश की जनता पर बढ़े हुए बिजली बिलों से महंगाई का डबल वार किया है। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बढ़े हुए बिलों की जांच कराएंगे। सच तो ये है कि जब तक वो जांच कराएंगे तब तक वो चले जाएंगे। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद वहां अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है, जो कि अब हिंसा प्रभावित राज्य में 2 समुदायों के बीच टकराव की नई वजह बन गया है। इस बीच खबर है कि नूंह जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के चौथे दिन सहारा होटल को ढहाने के लिए बुलडोजर मंगवाया। वहीं कल शनिवार को मेडिकल स्टोर समेत करीब 1 दर्जन दुकानें तोड़ दी गईं। हिंसा प्रभावित नूंह से करीब 20 किलोमीटर दूर तावड़ू में रहने वाले प्रवासियों की झोपड़ियां सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने के आरोप में इस सप्ताह की शुरुआत में तोड़ दी गई थी। अधिकारियों का कहना है कि जिन दुकानों और घरों को ध्वस्त किया जा रहा है वो लोग हाल ही में हुई झड़पों में शामिल थे और अलग अलग इलाकों में अब तक 50 से 60 निर्माण तोड़े जा चुके हैं। गिरफ्तारी के डर से कई लोग भाग गए हैं। 3 दिनों तक नूंह में अलग अलग जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई और सूत्रों का दावा है कि अधिकारी उन अवैध कब्जों को निशाना बना रहे हैं जिन्हें पिछले कई सालों से हटाया नहीं जा सका है। हरियाणा के नूंह में हाल ही में हुई हिंसा के दौरान वहां के नलहड़ मंदिर में फंसी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के दावों का राज्य पुलिस ने खंडन किया है और इसे अफवाह और झूठी कहानी बताया है। राज्य की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ममता सिंह के मुताबिक झड़प के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई क्योंकि वे खुद मौके पर मौजूद थीं। ममता सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि सोशल मीडिया पर कल से एक कहानी चल रही है कि जिस दिन श्रद्धालु मंदिर में रुके थे, इस दौरान वहाँ कुछ महिला श्रद्धालुओं के साथ बलात्कार जैसे भयानक अपराध हुए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह झूठ है और पूरी तरह से अफवाह है। उन्होंने कहा कि ऐसे अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एडीजीपी ने कहा कि मैं ये आधिकारिक तौर पर कह रही हूँ क्योंकि मैं पूरी घटना के दौरान वहाँ मौजूद थी। किसी भी महिला के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। हम पहले ही साफ कर चुके हैं कि वास्तव में वहाँ क्या हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में हिंसा संबंधी घटनाओं के सिलसिले में 216 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनमें से 83 गिरफ्तारियां एहतियाती तौर पर की गई हैं। आपको बता दें कि 31 जुलाई सोमवार को हरियाणा के नूंह जिले से गुजर रहे एक धार्मिक जुलूस पर हमले के बाद 2 समूहों के बीच झड़पें हुई, जिसमें 2 होमगार्डों की मौत हो गई और लगभग 20 पुलिसकर्मियों सहित दर्जनों लोग हिंसा की चपेट में आ गए। पुलिस के अनुसार इस हिंसा में मरने वालों की संख्या 6 थी, जिसमें 2 पुलिस होमगार्ड भी शामिल थे जबकि अन्य 88 घायल हुए थे। साथ ही बता दें कि 31 जुलाई को नूंह में हुए दंगों के बाद इंटरनेट सेवा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसे अब 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हरियाणा के नूंह और गुरुग्राम जिले में हुई हिंसा के बाद सरकार के बुलडोजर एक्शन को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हरियाणा की बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी बुलडोजर एक्शन लेने से पहले सरकार को कानून की प्रक्रिया का पालन करना होगा। बिना बिल्डिंग मालिक को अपनी बात रखने का मौका दिए कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। बस इल्जाम की बुनियाद पर सैकड़ों गरीब परिवारों को बेघर कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि भले ही संघ ही अपनी बर्बरता पर गर्व करते हों, लेकिन ना ये कानूनी तौर पर सही है और ना ही इंसानियत के तकाजे से जायज़ है। हरियाणा में सिर्फ गरीब मुसलमानों को निशाना बनाया गया है और एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। ओवैसी ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि असली मुजरिम बंदूक लेकर खुलेआम घूम रहे हैं। उनके आगे तो खट्टर सरकार ने अपने घुटने टेक दिए। मिट्टी के मकान और झुग्गी झोपड़ियों को तोड़कर अपने आप को ताकतवर समझना क्या बड़ी बात है।
अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।